हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स। प्रीवियस सेशन से हमने 7.1 को यानी चैप्टर 7 के फर्स्ट सेशन को स्टार्ट किया, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, और एरिया अंडर द रीजन ऑफ द टू कर्व्स हमने जाना। नेक्स्ट 7.2 वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के साथ द डिस्क मेथड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक्चुअली वॉल्यूम हम किस चीज़ का फाइंड करना चाह रहे हैं और डिस्क मेथड क्या चीज़ है। लिहाजा सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस तरह के जो अप्रोचेस होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मौजूद होगा वो 3D फॉर्म पर होगा, वहाँ पर हमें डिस्क मेथड, वॉशर मेथड या इसी तरह से शेल मेथड को अप्लाई करना होता है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट की जो कि 3 डायमेंशन है उसकी वॉल्यूम को मालूम कर सकें। सो द डिस्क मेथड फर्स्ट हियर वी हैव ऑलरेडी लर्न that area is only one of the many application of the definite integral in which definite integral का मतलब ये है जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए से different applications हम जान चुके हैं। Another important application is its use in finding the volume of a 3-dimensional solid. That's a very important thing कि एक solid state जो कि 3 डायमेंशन पे होती है उसकी वॉल्यूम को फाइंड करना एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि इंटीग्रेशन के जरिए से मुमकिन होता है। तो इन दिस सेशन यू विल स्टडी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द 3-dimensional solid, one whose cross sections are similar, यानी कुछ ऐसे होंगे जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया सिमिलर होंगे। सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में कि सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन से क्या मुराद है, और ये जो वॉल्यूम का वर्ड यहाँ पर मौजूद है इससे क्या मुराद है। आर यूज्ड कॉमनली इन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है वो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। कुछ इनकी एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो फिनल है, पिल्स है, बॉटल है, एक्सल्स है एंड पिस्टन्स है। ये कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस के बेस पर द डिस्क मेथड को अप्लाई होता हुआ देखते हैं, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड कर सकें। तो जिस नेम को अभी हमने मेंशन किया, जैसे बॉटल्स हैं, पिल्स हैं, पिस्टन्स हैं, उनकी इमेजेस यहाँ पर मौजूद है 7.2 पे, जो कि सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन की बिहाफ पर बन रही होती है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि सॉलिड मेथड या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्टेट बाय यूजिंग अ डिस्क मेथड को हम कंप्लीटली जानेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। इससे रिलेटेड प्रीवियसली और अपकमिंग तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगी। फादू सैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सबसे पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वॉल्यूम हम डिस्क मेथड के ज़रिए से फाइंड करेंगे और उन ऑब्जेक्ट का फाइंड करेंगे जो कि 3D कॉन्सेप्ट के साथ है। अब हमें फर्स्ट टर्म वॉल्यूम समझना है और सेकंड टर्म हमें ये समझना है जिसे हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कह रहे थे। तो PPT में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम PPT को भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ या सॉलिड की वॉल्यूम की फाइंडिंग की बात करता हूँ, तो एक्चुअली इज द मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अप, यानी कितना स्पेस उस ऑब्जेक्ट ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, घेरा हुआ है, वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द यूनिट क्यूब्स इट टेक टू फिल अप द सॉलिड, यानी यूनिट क्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा उस पूरे एरिया के लिए कि इतना एरिया उसने सॉलिड स्टेट ने फिल किया हुआ है जो उसके रीजन के अंदर आ रहा हो। तो दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल्यूम फॉर द सॉलिड। अब सेकंड जो वर्ड था हमारे पास सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशंस का था। इन ज्योमेट्री अ सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन इज अ सॉलिड फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ प्लेन फिगर अराउंड सम स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई हो और उसको हम रिवॉल्व करें, उसे हम घुमाएं, रोटेट करें प्लेन फिगर को उस अराउंड पे जो कि स्ट्रेट लाइन पे बनी हुई है, जिसे हम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कह रहे हैं, विच मे नॉट इंटरसेक्ट द जेनेरिक्स एक्सपेक्ट एट इट बाउंड्री। दिस सरफेस क्रिएटेड बाय दिस रेवोल्यूशन एंड दिस बाउंड द सॉलिड इज द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर आप कॉन्सेप्शनल देखें कि अगर कोई इस तरह से फॉर एग्जांपल कर्व मौजूद है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है, इस तरह से अगर आप इसे सॉलिड स्टेट करें और इस तरह से आप इसे टर्न करें क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज टर्न करें, तो क्या होगा, इसी तरह की लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर भी बन जाएगी यू, ठीक है ना, इस तरह से ही बन रही होगी। और अगर आप इसको सॉलिड 3D स्टेट पे देखें तो इस तरह से कुछ इसमें डिस्क बन रही होंगी ना, इस तरह से, इसका मतलब होगा ये सॉलिड स्टेट हो गई। तो जिस डायरेक्शन पे मैंने इसको मूव किया है ये सॉलिड, इसको हम रिवोल्यूशन कह रहे हैं। इधर वो एक प्लेन पे हो या फिर किसी स्ट्रिप लाइन पर हो, जिस तरह से एरिया अंडर द कर्व के लिए हम
स्ट्रिप बना रहे होते हैं या कोई स्ट्रेट लाइन के हो या किसी भी एक्सिस पे हो, इधर ये इस वक्त जो है मैं एक्स एक्सिस को रोटेट कर रहा हूँ, ऐसा भी मुमकिन है कि कोई कर्व इस तरह से बना हुआ हो, ठीक है, तो हम इसे इस तरह से मूव कर रहे हो तो यही चीज़ यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, और इस तरह से इसमें कर्व बन रहे होंगे या डिस्क बन रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो अभी हम जान सकेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट जान लिया कि वॉल्यूम का से क्या मुराद है और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। ये सेशन 7.2 है। 7.2 और 3 के अंदर इस्तेमाल होने वाले 3 मेथड्स हैं जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्टेट या 3D इमेज के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फर्स्ट मेथड को हम डिस्क मेथड कहते हैं, सेकंड शेल मेथड है एंड थर्ड वॉशल मेथड है जिसके ज़रिए से वॉल्यूम फाइंड किया जा रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि एक अलगोरिथमिक वे से कि जब हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा तो किस फंक्शन में हम डिस्क मेथड को यूज़ करेंगे, किस में वॉशल को करेंगे और किस में शेल मेथड को करेंगे। देखिए, जब हमें इनिशियली कोई फंक्शन दिया जाएगा तो हम यकीनी तौर पर उसमें स्ट्रिप मेथड यूज़ करेंगे। स्ट्रिप मेथड क्या है? एक लाइन बनाई जाती है रेक्टेंगल बॉक्सेस, उसका जो एरिया होता है उसे हम dx कह रहे होते हैं और वो x डिस्टेंस पे बना हुआ होता है। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रिप बनाई जाती है, उनका जो एरिया होता है उसको हम सम अप करते हैं और सम अप करने के बाद वो एरिया काउंट हो रहा होता है, जो कि हम 7.1 पर तफसीलन जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इज द स्ट्रिप परपेंडिकुलर, क्या जो स्ट्रिप आपने फंक्शन पर की है, बनाई है, क्या वो परपेंडिकुलर है? अगर वो परपेंडिकुलर है तो ये भी देखो कि चेक करो कि स्ट्रिप सिट ऑन द रोटेटिंग एक्सिस, यानी जिस डायरेक्शन पे उसे रोटेट किया जाएगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे इस तरह से रोटेट करना चाह रहा हूं यूं, तो ये जिस एक्सिस पे रोटेट होगा, और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं यानी यूं रोटेट करना चाह रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस पे हो रहा है और इधर कर रहा हूं इस डायरेक्शन पे तो वाई हो रहा है। तो ये देखा जाएगा कि चेक द स्ट्रिप सिट ऑन द रोटेटिंग एक्सिस, यानी क्या ये उसी एक्सिस पर सिट हुआ हुआ है, स्ट्रिप उसी लाइन पर मौजूद है जिस डायरेक्शन पर उसे रोटेट किया जाएगा। अगर ऐसा है, यानी उसे रोटेट किया जा रहा है उसी डायरेक्शन पे जिस पे वो स्ट्रिप मौजूद है, तो आप उसे देखते हुए ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर डिस्क मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम वॉशर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये दो कंडीशन उस वक्त है जब स्ट्रिप आपकी परपेंडिकुलर है। अगर स्ट्रिप जो है वो पैरेलल है आपके रोटेटिंग एक्सिस के साथ, यानी जिस डायरेक्शन पे उसे रोटेट करना है उसके पैरेलल है, क्या मुराद हुआ? देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल हो सकता है, ठीक है, या इस डायरेक्शन पे देखा जाए तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल से क्या मुराद है अभी हम एग्जांपल देखेंगे, बात समझ में आएगी। तो वॉल्यूम अगर मैं पैरेलल के लिए मालूम करना रोटेटिंग एक्सिस पे देखता हूँ कि स्ट्रिप जो है वो पैरेलल है, तो वहां पर मैं यूज करूंगा शेल मेथड। अगर ऊपर परपेंडिकुलर है तो दो कंडीशन के ब्याह पर वहां पर डिस्क या वॉशर मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने स्ट्रिप के लिए ली है, यहाँ पर इससे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात हमें समझ में आएगी। ओके, इस सेशन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि 7.2 और 7.3 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसे विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन एंड फार्मूला समझ लें, फिर हम बुक पे जाएंगे, उसके क्वेश्चन को समझेंगे, वो समझना हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। ओके, इस स्लाइड में हमने कुछ जनरलाइज्ड फार्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें एक कंपैरेटिव दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है डिस्क मेथड, वॉशर एंड शेल में। डिस्क मेथड का सिंपल जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो सिंपल एक इंटीग्रेशन है पाई फंक्शन स्क्वायर डीएक्स का, जबकि वॉशर के अंदर हम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल के पाई से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द लिमिट ए एंड बी। और शेल के अंदर 2 पाई वाई जी वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस फंक्शन को सॉल्व किया जा रहा होता है। सॉलिड स्टेट पे देखा जाए तो कैविटी इसके सेंटर पे मौजूद नहीं होती है जबकि हम डिस्क मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि वॉशर के अंदर कैविटी मौजूद होती है जो सेंटर को इस तरह से श्रिंक कर रहा होता है। और इसी तरह से विथ एंड विदाउट कैविटी इन द सेंटर, यानी या तो कैविटी हो भी सकती है सेंटर में या नहीं भी हो सकती है, ये शेल के लिए अप्लाई होगा। इंटरवल टू द पार्टीशन के लिए इंटरवल ए बी ऑन एक्स एक्सिस है, इसमें भी एक्स एक्सिस है, जबकि सी डी वाई एक्सिस के अंदर इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि शेल मेथड को नॉर्मली हॉरिजॉन्टल वे पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है टू मेकिंग अ सॉलिड स्टेट, राइट। डिस्क एंड वॉशर के अंदर दोनों में वर्टिकल स्टेट है। टिपिकल रीजन अगर आप देखें तो फंक्शंस पे इस तरह से रीजन वाइज दिखाया गया है, ए से बी के दरमियान, जबकि टिपिकल रीजन वॉशर के अंदर दो फंक्शंस के दरमियान ये है जो यहाँ पे शेडेड एरिया है, और शेल के अंदर ये वो फंक्शन है जो सी डी रीजन के साथ वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। टिपिकल एलिमेंट अगर देखा जाए तो वो स्ट्रिप है, जिस स्ट्रिप के जरिए से हम एरिया फाइंड कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे इस तरह से स्ट्रिप हुआ हुआ है, ये भी इसी तरह से स्ट्रिप है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के रीजन के ऊपर है, और ये वाई एक्सिस पे इस तरह से स्ट्रिप हुआ हुआ है। अब यहाँ पर जो डिस्क मेथड है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर शो किया गया है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल वे पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो बुक हमें डिस्क मेथड की जो एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बताती है वो ये कहती है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन को अगर मुझे मालूम करना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से विद द डिस्क मेथड, और डिस्क मेथड के जरिए से फाइंड करना है, तो यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग एज शोन। तो इन दोनों में से कोई एक मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो वॉल्यूम हॉरिजेंटल एक्सिस रेवोल्यूशन के लिए है वो है आर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी डी एक्स के साथ एक्स एक्सिस पे लिया गया है, और जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो वहाँ पर वाई एक्सिस को इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल हो रही है। अगर आप सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन को देखें, जब मैं स्ट्रिप बनाता हूँ वर्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पर इस तरह से लैंड हुई होती है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है रोटेशन की वो इस तरह से हो रही है। अगर आप बगौर देखें यूं, यानी ये स्ट्रिप इस तरह से आएगी तो ये हाफ सर्कल कुछ यूं बन जाएगा, यानी इसी तरह से ये रीजन यूं बन रहा होगा, राइट, नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगी। तो यकीनी तौर पे इसमें एक डिस्क का फेस बन रहा होगा इस तरह से भाई डिस्क बनता जाएगा ना इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को देखूं तो अब जो हमारे पास स्ट्रिप है वो वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन पर मूव होगी, जो को एरो में इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो सी और डी ये पॉइंट्स दिखाए गए। अब जब ये रोटेशन इस तरह से होगी तो यकीनी तौर पे एक सॉलिड स्टेट यूं बनेगा, ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर स्ट्रिप बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्क मेथड के जरिए से इनका एरिया बनेगा, जो इस तरह से इसके अंदर गैप आते रहेंगे, जिस तरह से एक डिस्क होता है। तो इस डिस्क मेथड के अप्रोच के जरिए से ये इंटीग्रेशन मेथड यूज किया जाएगा और इस सॉलिड स्टेट के एरिया या वॉल्यूम को फाइंड कर लिया जाएगा। तो बुक पे जंप करते हैं, एग्जांपल 1 और 2 को देखेंगे, जहां पर हमने डिस्क मेथड के अप्रोच को समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली डिस्क मेथड की एग्जांपल आती किस तरह से, और बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड ऑफ दिस एल्गोरिथमिक अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रिप परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, उसके बिहाफ पर हम किस तरह से प्रेफर कर रहे होते हैं। लेट्स जंप टुवर्ड the book. Here the example number 1, page number 470, shell method as we have discussed from the slide now. अब इसकी एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें उस फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को भी याद रखना होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय दिस फंक्शन y इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब एंड द एक्सिस of the values that is greater than equal to 0 and less than equal to 0 about the y axis, यानी y axis पे ये चीज़ रोटेट कर रही है, ठीक है। और स्ट्रिप जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो बेस्ड ऑन दी x वैल्यूज़ की। कैसे देखो, सबसे पहले तो हमने फंक्शन देखा, फंक्शन यहाँ पर y के फॉर्म पर है, ठीक है। जब हमें फंक्शन y के फॉर्म पर दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू समथिंग। तो y इक्वल टू समथिंग का मतलब है कि यहाँ पर मुझे वर्टिकल स्टेप इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये रूल भी हमें याद रखना है कि अगर हम फंक्शन मुझे y के फॉर्म पे दिया जाए और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ने समथिंग लिख दिया, तो इस वक्त मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और अगर x इक्वल टू समथिंग वैल्यूज़ होती तो हम यहाँ पर हॉरिजेंटल स्ट्रिप का इस्तेमाल करते। खैर, अभी हम y के फॉर्म पर है तो हमने बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वर्टिकल स्टेप, यानी फंक्शन को सबसे पहले प्लॉट किया, वर्टिकल स्टेप बना लिया हमने, ठीक है। अब वर्टिकल स्टेप बनाने के बाद हमने देखना है कि क्या वर्टिकल स्टेप इस रोटेटिंग एक्सिस के पैरेलल है या फिर नहीं है, या परपेंडिकुलर है। देखो, अभी हमें बताया गया कि अबाउट द एक्सिस ये y है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रोटेशन कुछ इस तरह से घूमेगी। तो क्या कह सकता हूँ कि ये रोटेटिंग एक्सिस कुछ यूं होगा, यानी ये यूं घूमता रहेगा, तो यही शेप यहाँ पर भी बन जाएगी और एक सॉलिड स्टेट का फॉर्म बनता रहेगा, ठीक है। तो पहले अगर मैं कंडीशन, अच्छा क्वेश्चन समझना मुश्किल वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें फ्लो को देखना है कि किस तरह से डिसाइड होगा कि किस मेथड को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रिप का डिसाइड कर लिया कि अगर y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म पे इक्वेशन मौजूद है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये चीज़ रोटेटिंग एक्सिस एक्स एक्सिस पे या y एक्सिस पे। हम अपने उस कंडीशंस पर आते हैं जहाँ पर हमने ये डिसाइड किया था। क्या स्ट्रिप परपेंडिकुलर है? स्ट्रिप परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन पे, यानी फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से क्या बनाया हुआ है, स्ट्रिप बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर है, इस चीज़ के लिए तो ये परपेंडिकुलर है जिसके ऊपर ये मौजूद है, ठीक है। और अगर पैरेलल की बात की जाए तो इस तरह से ये चीज़ होगी, यानी ये यूं या फिर ये लाइन हो तो ये स्ट्रिप इस तरह से बनी हुई है, तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा बल्कि पैरेलल हो जाएगा, राइट। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमें y एक्सिस पे रोटेशन करना है, ठीक है, y एक्सिस पे रोटेशन करना है और स्ट्रिप इसके पैरेलल बनी हुई है, स्ट्रिप इसके पैरेलल बनी हुई है, यानी ये स्ट्रिप है और ये इस लाइन के, और रोटेशन इसी साइड पे हमें यूं करना है, ऐसी रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल टू द रोटेटिंग एक्सिस है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज हियर व्हाट शेल मेथड,
दैट्स प्रूफ है कि हम यहाँ पर शेल मेथड को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। Okay, now because the axis of the rotation in vertical use a vertical representative rectangle as shown in a 7.30 जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। The width del x indicate that x is a variable of the integration। जाहिर सी बात है हम इसे dx या del x को del x से रिप्रेजेंट करते हैं जो स्ट्रिप बनाया जाता है और x डिस्टेंस पे यह मौजूद होता है। So distance from the center of the rectangle to the axis of the revolution px equal to x and the height of the rectangle is x minus x cube जो कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में मौजूद था। Because x रेंज फ्रॉम 0 to 1 यानी x की जो रेंज है वो 0 से 1 के दरमियान है जो यहाँ पर बताया गया हमें। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ऑल्सो यूज द सेम नंबर्स रेंज एज अपर एंड लोअर लिमिट। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, शेल मेथड के फॉर्मूले को कॉल किया जो कि dx के लिए अप्लाई होगा। अभी हमने ऊपर देखा dx को अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है, px xx। तो px x दोनों लॉजिक को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, यानी px जो हमारे पास है वो x है और hx जो है वो कंप्लीट वो इक्वेशन है जो हमें दी गई थी। वैल्यूज ली, फॉर्मूले में पुट किया, इंटीग्रेट किया, अपर लोअर लिमिट अप्लाई किया एंड दैट्स विल बी द एरिया ऑफ दिस, और यू कैन से दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर डिस्क मेथड क्यों इस्तेमाल किया गया और किस तरह से एक इक्वेशन के बिहाफ पर हम एक सॉलिड स्टेट बनाकर उसके वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द शेल मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम अगेन। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द ग्राफ। सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है वो हमें किस फॉर्म पे दी गई है, x। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जब हमें इक्वेशन y समथिंग में दी जाती है तो हम वर्टिकल स्टेप बनाते हैं और x में अगर दी जाती है तो हम हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर को प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दी। दैट्स गुड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पर बना दी गई है। y की वैल्यू रेंज देखें तो 0 से 1 के दरमियान मौजूद है और ये जो रोटेटिंग होगा वो कहाँ पर होगा भाई, x एक्सिस के। अब आप गौर देखो कि हमें अब x एक्सिस पे रोटेट करना है और जिस एक्सिस पे मुझे रोटेट करना है वो इसकी क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है। और पैरेलल देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं यहाँ पर क्या मेथड इस्तेमाल करूंगा, शेल। यही चीज़ तो अभी हमने यहाँ पर देखी है जो मैंने सेकंड स्लाइड पे डिस्कस किया हुआ है। लिहाजा बिहाफ ऑफ दिस कंडीशन हम यहाँ पर शेल मेथड तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूले में भी देखा था, दिस वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या है, py hy dy। दैट्स गुड। ओके, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन हमने सबसे पहले विजुलाइज किया डेल y एंड y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर का है। यहाँ पर जो p ऑफ y होगा वो y से रिप्रेजेंट हो जाएगा, सिंपल y से, और जो कंप्लीट फंक्शन है वो hy से रिप्रेजेंट होगा यानी एक्सपोनेंशियल dy। इंटीग्रेट किया, अपर लोअर लिमिट इस्तेमाल किया। अपर लोअर लिमिट इस्तेमाल करने के बाद जो अप्रॉक्सीमेटली एरिया या वॉल्यूम आ रहा है वो 1.986 आ रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट ऑफ दिस सॉलिड स्टेट। और अगर आप इस तरह से रोटेट करोगे तो यही डायरेक्शन कुछ यहाँ पर भी बन रहा होगा और ये एक सॉलिड स्टेट के साथ डिस्क मेथड को अप्रोच को यूज करेगा और इनके दरमियान जो डिस्क बनते जाएंगे उनके एरिया को फाइंड करने का यही फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिस्क मेथड। प्रॉब्लम मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन जिस पर्पस के लिए हम कैलकुलस को पढ़ रहे हैं वहां से हमें ये अप्रोच समझ में आ जा रही है कि सॉलिड स्टेट के लिए डिस्क मेथड को कब अप्लाई किया जा रहा होता है। अब कुछ कंपैरिजन डिस्क एंड शेल में इस चीज़ को हम समझते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप शेल मेथड के बिहाफ पर डिस्क को समझने की कोशिश करो, अगर हम डिस्क की बात करें कि हम डिस्क को कब यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो स्ट्रिप है वो परपेंडिकुलर होती है रोटेटिंग एक्सिस के साथ। अगर वो स्ट्रिप सेट है रोटेटिंग एक्सिस पे, यानी अगर एक्स पे रोटेट हो रहा है तो वो एक्स एक्सिस पे खड़ा है, वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो वाई एक्सिस पे खड़ा है, तो हम डिस्क मेथड को यूज़ करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम वॉशर की तरफ जाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए और जिस एक्सिस पे वो रोटेट हो रहा है उस एक्सिस पे उस डिस्क स्ट्रिप का होना ज़रूरी है। अब अगर आप यहाँ देखें तो डिस्क मेथड रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल एंड अ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। तो ये वर्टिकल एक्सिस टू द रेवोल्यूशन है, ठीक है। और आप यहाँ पे बगौर देखो तो ये इस एक्सिस पर मौजूद नहीं है भाई, अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए तो, बल्कि वाई एक्सिस से क्या है, दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लैंडेड नहीं है लेकिन एक्स डायरेक्शन पे मौजूद है। ठीक है, लैंड नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ से भी देखो और यहाँ पे भी देखो, लेकिन इसकी जो फॉर्मूलाज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंटली बताए जा रहे हैं कि जब वर्टिकल पे बनाया जा रहा है तो डी वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डी एक्स डेल एक्स को डी एक्स से, इसी तरह से डेल एक्स को डी एक्स यहाँ पर भी और डेल वाई को डी वाई से। और ये वर्टिकल हॉरिजेंटल
वर्टिकल एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी पहले तो दिखा रहे हैं कि एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन होगा क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसी चीज को फॉर्मूलाज के साथ भी लिखा जा रहा है कि इधर वो शेल मेथड में हो या फिर डिस्क मेथड पे हो। दोनों के फॉर्मूलाज आप देखें चेंज है, एक शेल के साथ दोनों की एग्जाम्पल दी जा रही है और एक डिस्क के साथ दी जा रही है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं शेल के लिए, सॉरी डिस्क के लिए, ताकि हमें डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आ जाए। ओके, डिस्क मेथड हमने अंडरस्टैंड किया। अब बारी जो है वो वॉशर मेथड की है। वॉशर के बाद हम शेल देखेंगे, क्योंकि वॉशर की एग्जांपल जो है बुक में डिस्क के साथ ही मौजूद थी। तो एग्जांपल 3 जो है वो 7.2 पर मौजूद है, जो वॉशर मेथड को बता रही है। फिर हम शेल पे आएंगे यकीनी तौर पे और उसकी एग्जांपल भी देख पाएंगे। ओके, पेज 461 7.2 पर मौजूद है। वॉशर मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। वॉशर मेथड किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्क को यहाँ पर दिखाया गया था। अगर मैं प्रीवियसली कुछ पेजेस पे जाऊँ, इधर उसकी ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे शो कर देता हूँ ताकि वो चीज़ समझना हमारे लिए आसान हो। तो जब डिस्क मेथड को बताया जा रहा था तो इस तरह से एक एक्सिस रेवोल्यूशन बनाया गया था यहाँ पर, जिसकी हाइट जो है वो r और विड्थ w से रिप्रेजेंट हो रही थी। और अगर आप इसे इस डायरेक्शन पे यानी यूं मूव करें, ठीक है, तो इस तरह से रोटेट करते करते रहेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्क का फॉर्म बनाएगा। ये आप देखें, ये रेक्टेंगल रीजन थी, ठीक, और ये मूव बनाएगा। और आप बगौर देखें कि जिस एक्सिस पे उसे रोटेट किया जा रहा है ये उसी एक्सिस पे लैंडेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही वजह है कि हम यहाँ पर इस अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे थे, जिस अप्रोच को उससे हमें प्रेफर करना था। लेकिन ये मेथड डिस्क मेथड में उस वक्त फुलफिल होता है जब हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो तमाम स्टेप्स को फुलफिल होता हुआ देखते हैं जो हमने पीपीटी में देखा था। लेकिन उसके बाद जो वॉशर मेथड है वो ये बताता है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना शुरू करते हो, जैसे आप यहाँ पर एक्सिस पे देख रहे हो, एक सॉलिड स्टेट है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब है रिवॉल्विंग स्टेट पर ये लैंड नहीं करता। ठीक है, और यही वॉशर के डेफिनेशन पे भी है। अगर आप इस स्लाइड को देखें, यहाँ पर हमने देखा था परपेंडिकुलर होना चाहिए, जी बिल्कुल है। क्या उस पे स्ट्रिप पे ये सेट हुआ है रोटेटिंग एक्सिस पे? यस पे डिस्क था और नो पे क्या था? वॉशर था। तो हम यहाँ पर वॉशर कर रहे हैं क्योंकि ये लैंडिंग स्टेट पे मौजूद नहीं है। ओके, सो द डिस्क्रिप्शन सेज हियर the disk method can be extended to cover solid of the revolution with holes by replacing the representative disk with the represented washer. The washer is formed by the revolving R rectangle about on an axis as shown figure 7.18. If R and capital R are the inner and outer radii of the washer and W is the width of the washer, the volume is given by pi capital R square minus R square W. तो ये washer के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। अगर आप इसको रोटेट करना शुरू करोगे, देखो तो ये इस तरह से रोटेट जब हो रहा है ना, तो ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। और ये जो एरिया बन रहा है ना, ये गैप बन रहा है, ये वही गैप है जो वॉशर के अंदर होता है। यानी इस तरह से बनाया जाए तो वॉशर में इस तरह से गैप होता है। डिस्क कुछ यूं होता है, ठीक है, डिस्क का शेप यूं होता है, वॉशर का शेप यूं होता है। तो ये जो गैप आया ना, इस गैप के लिए यहाँ पर दो रेडियस बन रहे हैं। एक इनर के लिए स्मॉल आर दिखाया जा रहा है और एक कंप्लीट जो हमारे पास वॉशर बन रही है उसके लिए कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। To see this concept can be used to find the volume of the solid of revolution. Consider a region bounded by an outer radius rx and an inner radius rx as shown in a figure 7.19 जो अभी मैंने यहाँ से बताया है। 7.19 पे ये फर्दर बताया जा रहा है। तो हम नीचे आते हैं, ये है वो रीजन, ठीक है, जिसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि किस तरह से ये इनर रीजन है, ठीक है। अगर आप देखो ये इनर है और ये आउटर कंप्लीट है, ठीक है। सो if the region is revolved about its axis of the revolution, यानी उसी एक्सिस पे ये रिवॉल्व करना चले जिस पे हमें बनाना है, so the volume of the resulting solid is given by pi integration of a b rx square minus small rx square dx. That will be the washer method to find the volume of the solid state. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं और क्वेश्चन को समझेंगे तो ये बात हमें मजीद क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक सॉलिड स्टेट की, जो कि रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर अबाउट द एक्सिस, ठीक है, जो कि x एक्सिस पे अबाउट कर रहा है दो फंक्शन। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा और सेकंड फंक्शन जो होगा वो इस तरह से प्लॉट होगा। तो ये इस तरह से कुछ लीफ की सूरत इख्तियार कर रहा है, ठीक है, इस तरह से लीफ की सूरत इख्तियार कर रहा है। अब जब हमने इसे पॉइंट किया तो यहाँ पर 1,1 है और ये 0,0 ये इसके एक्सेस आ रहे हैं। तो दो रेडियस के लिए हमें वैल्यूज चाहिए थी, एक r ऑफ x मिल गया और एक r स्मॉल r ऑफ x मिल गया।
अब जो इस पर स्ट्रिप बनाया गया है, क्योंकि वो इसके इन साइड पर बनाया जाएगा, क्योंकि 2 फंक्शंस हैं वॉशर के लिए। अब जब बनाया गया है तो क्या ये रोटेटिंग एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इसकी क्या पैरेलल है, नहीं, परपेंडिकुलर है, जी हाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है गुड है। क्या उस लैंडेड जिस पे उसे रोटेट किया जाए उस पे मौजूद है, नहीं है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे जी, वॉशर मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनर एंड आउटर रेडियस मिल गया हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन किस पे होना चाहिए सर, जिस रोटेशन पे वो क्लोज हो रहा है, यानी 0 and 1 पे, ठीक है। 0 1 अप्लाई किया, कैपिटल आर स्क्वायर एंड स्मॉल आर स्क्वायर की दोनों वैल्यूज लिखी, इंटीग्रेट किया वेरी बेसिक मेथड से, जिस तरह इंटीग्रेशन का मेथड होता है, अपर लोअर लिमिट अप्लाई किया, एंड दैट will be the volume of this function based on the washer method। और जब आप इसे रोटेट करना शुरू करोगे, आप इस तरह से देखो, जब आप इसे रोटेट करोगे तो एक रोटेशन इस तरह से होगी, तो यही लीव नीचे बन जाएगा। अब ये रोटेशन इस तरह से जब होती रहेगी तो होते होते क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बनना शुरू होगा, एक वॉशर स्टेट बनने लग जाएगी, और वो इस तरह से गैप के साथ होगा। तो ये वो 3D इमेज होगी जो ग्राफिकली हमें शो होने लगेगी। और जब इस सॉलिड स्टेट के लिए हमें वॉल्यूम मालूम करना होगा तो हम वॉशर अप्रोच को इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल्स यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको एक अप्रोप्रिएट मैनर पे लॉजिक समझ में आएगी इन तीनों मेथड्स की, कि सॉलिड 3D स्टेट्स की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए ये कितना अप्रोप्रिएट है। अब लास्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि शेल का है। तो शेल की अगर आप एग्जाम्पल देखें विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन विद द शेल मेथड, अगर आप शेल मेथड के जरिए से सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन की वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो यूज वन ऑफ द फॉलोइंग एज लाइक द डिस्क, जिसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों मौजूद था। तो अगर एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन हॉरिजेंटल है तो 2 पाई पी वाई एच वाई को इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन वर्टिकल है तो पी एक्स एच एक्स को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हम देख चुके हैं। तो शेल मेथड को मैंने फर्स्टली बताया आपको, फिर हमने वॉशर मेथड देखा, और वॉशर मेथड से पहले विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन हमने डिस्क मेथड की बात की थी कि डिस्क मेथड को इस फॉर्मूले के जरिए से फाइंड किया जाएगा। इसकी एग्जांपल हमसे मिसिंग हो गई, एक्चुअली इसकी एग्जांपल के बजाय बिहाफ पर हमने शेल मेथड को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डिस्क मेथड के क्वेश्चंस इनिशियली स्टार्टिंग में ही मौजूद है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हम डिस्क मेथड को कब इस्तेमाल करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। स्ट्रिप लाइन वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन पर उसे रोटेट होना है वो उस डायरेक्शन के एक्सिस पर लैंड होनी चाहिए, यानी सेट होनी चाहिए, तो हम वहाँ पर डिस्क मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। बुक पर आते हैं। बुक पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर अगर आप देखो, बल्कि मैं कहूँगा कि जहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 7.2 का, उसके पेज नंबर 460 पर, ठीक है, 460 पर एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है। तो सबसे पहले फंक्शन एक्स एक्सिस पे यानी वाई के फॉर्मेट पे मौजूद है, और हम जानते हैं कि जब वाई एक्सिस पे होता है तो स्ट्रिप जो है वो इस तरह से वर्टिकल बनाई जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म करना है हमें रीजन बाउंडेड बाय दिस ग्राफ, जबकि एक्सिस 0 से पाई के दरमियान है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन पे मौजूद है। तो हमने कर्व बनाया, वर्टिकल स्ट्रिप बना दी, इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस, और जिस पे ये रोटेट हो रहा है उस पर ये लैंड हो रहा है, और साथ ही साथ ये एक्स एक्सिस के यानी रोटेटेड स्टेट के परपेंडिकुलर है, तो हम डिस्क मेथड को यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ें फुलफिल हो गई, ठीक है। अब जो लिमिट वैल्यूज़ दी गई है वो 0 से पाई के दरमियान दी गई है। जो बेसिक फार्मूला होता है वो आर एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, या अगर आप वाई के फॉर्मेट पे देखें तो आर वाई स्क्वायर डी वाई होगा। अभी हम एक्सेस पे हैं तो सिंपली मैंने अपने फंक्शन को लिया और फंक्शन का स्क्वायर किया, लोअर एंड अपर लिमिट लगाई जो कि कंडीशन पे मौजूद थी, और इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई इन अ फॉर्म ऑफ द वॉल्यूम वो 2 पाई आई। अगर आप ग्राफिकली इसको रोटेट करने की बात करें, जब आप इस तरह से रोटेट करना शुरू करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये कुछ इस तरह से रीजन बनाएगा यो फिल, और इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जिसके वॉल्यूम को हम फाइंड करना चाहते थे, जिसे 3D प्लॉट में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसी चीज़ पर इतनी तफसीलन बात हो रही है, इतनी देर से जो हमारी तफसीलन बात हो रही है वो इसी कॉन्सेप्ट पे हो रही है कि 3D सॉलिड स्टेट या सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन को हम किस तरह से बाय यूजिंग शेल, डिस्क एंड वॉशर मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, एक और एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें मजीद बेहतरी से बात समझ में आ जाए। रिवॉल्विंग अबाउट अ लाइन दैट इज नॉट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी उस लाइन पर ये चीज़ रिवॉल्व कर रही है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मौजूद नहीं है। क्या मतलब है इसका, देखें। So find the volume of the solid form of the revolving of the region bounded by f of x is equal to 2 minus x square, यानी फंक्शन y के फॉर्मेट पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिप बनेगी वो वर्टिकल बनेगी। नेक्स्ट जो फंक्शन g of x है वो 1 के बराबर है, एंड द लाइन y equal to 1 as shown figure 7.1 से।
तो जब आप लाइन y इक्वल टू 1 बनाते हो, ठीक है, तो उस लाइन को इस एक्सेस पे, पहले तो ये एक्स एक्सेस बन गया ना भाई, x एंड y, ये x हो गया इस तरह से, ये हो गया y। जब मैंने 2 माइनस एक्स को प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट हो गया भाई, ये ठीक है। g ऑफ x 1, g ऑफ x का मतलब ये हुआ कि एक और फंक्शन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट 1 है, ठीक है, तो मैं 1 की बात करूंगा तो 1 स्ट्रेट यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पे, जबकि नेक्स्ट y इक्वल टू 1 को यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप पे दिखाया जा रहा है कि ये जो वैल्यूज होगी ना, ये तो 1 होगी पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, तो ये g ऑफ x है, ठीक है, जिसको g ऑफ x 1 दिखाया जा रहा है, और ये हमारा ओरिजिनल f ऑफ x है जो फंक्शन में मौजूद था। अब हमें करना क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म बनानी है इसकी, ठीक है। अब इस चीज़ को बेस्ड ऑन द कंडीशन देखा जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप मौजूद है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, रिवॉल्विंग एक्स एक्सिस पर मौजूद है, तो जब इसे इस तरह से रोटेट किया जाएगा तो ये नीचे की तरफ भी तो यूं बना लेगा ना भाई, यूं, तो क्या इसकी डायग्रामेटिक व्यू 3D कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये सॉलिड स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन बन जाएगा, ठीक। जो ये नीचे डायग्राम पे ये एक्सेस दिखाया गया है ना, ये लाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि +1 एंड -1 को यहाँ से भी दिखाया जा सके, ठीक है, और ये वो रेंज है जो 2 की है, ऊपर से आ रही है, ठीक है। अब हमें f ऑफ x माइनस g ऑफ x करना होगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं। जब मैंने f ऑफ x माइनस जी एक्स किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो मैथड इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके फॉर्मूले पे एक्स स्क्वायर का टर्म मौजूद है। स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया अपर लोअर लिमिट के साथ, -1 एंड +1 लिमिट लगाया, सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आई 16 पाई डिवाइड बाय 15, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई लेकिन हमने बुक को एज आ रेफरेंस इस्तेमाल किया एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है लेकिन हमें सॉलिड स्टेट पर ये बात समझ में आ गई कि ये तीनों फॉर्मेट्स हैं क्या। टॉपिक क्रिटिकल ज़रूर था लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको आसान बनाए कि वॉल्यूम से क्या मुराद है, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, और ये तीन मेथड डिस्क, वॉशर एंड शेल मेथड क्या चीज़ है, और किस बेस पर क्वेश्चन को देखते हुए हम किस मेथड को प्रेफर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने इस सेशन पे जानी। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए, कमेंट सेशन पे मुझे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि यही मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। क्योंकि बहुत सारे कैलकुलस के टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर मौजूद हो। एक्चुअली कैलकुलस या मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें एडिशनल एक पावर देते हैं एक क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि हम किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इधर अगर आप कैलकुलस को रिसर्च पर्सपेक्टिव से पढ़ें या फिर एकेडमिया रिलेटेड से पढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हर तरह के प्रॉब्लम जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई के अंदर आ रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आप उसको एलिजिबल रहेंगे उसे आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को मजीद कंटिन्यू रखते हुए 7.4 की तरफ मूव करेंगे। सी यू देयर।